हेलो एवरीवन, वेलकम टू गो फॉर एजुकेशन। मेरा नाम है अभिषेक और आज के लेक्चर नंबर 16 के अंदर में मैंने आपको जब ये लेक्चर्स पढ़ाना स्टार्ट किया, देखिए ये लेक्चर थोड़ा मैं गैप पे बना रहा हूँ क्योंकि मेरे घर में कंस्ट्रक्शन चल रहा है, तो उस वजह से मेरा सेटअप थोड़ा डिस्टर्ब हो गया था, इसलिए मैंने लेक्चर्स बीच में नहीं लगाए हैं। ठीक है, आज बहुत दिनों बाद हम लेक्चर नंबर 16 स्टार्ट करेंगे, जिसके अंदर मैंने आपको आइसोमेरिज्म जो पढ़ाना स्टार्ट किया था, उसमें आपको स्टीरियो आइसोमेरिज्म जो है वो हम लोगों ने कवर करना स्टार्ट किया था, जिसमें मैंने आपको जीआई पढ़ा दिया है और ओआई का भी हमने वो लेक्चर कवर कर लिया जिसमें आप मॉलिक्यूल्स को देखकर कैसे पहचानेंगे कि किस मॉलिक्यूल में ओआई होगा और किस मॉलिक्यूल में नहीं होगा। ये वाला पोर्शन मैंने आपको पढ़ा दिया है। आज का जो लेक्चर है दैट इज ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म का पार्ट नंबर 3। इस पार्ट में आप ये सीखोगे कि आप मॉलिक्यूल्स को देख के पहचान तो ले रहे हो कि ये ओआई शो करेगा, ये ओआई शो नहीं करेगा, लेकिन अब जो मान लो जो मॉलिक्यूल ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो कर रहा है, यानी वो लाइट को रोटेट करने की कैपेसिटी रखता है, तो लाइट को किधर रोटेट करेगा, एल फॉर्म या फिर डी फॉर्म या फिर आर फॉर्म या फिर एस फॉर्म। ठीक है, यानी मैं स्मॉल डी स्मॉल एल के बारे में बात कर रहा हूँ। ठीक है, डेक्स्ट्रो रोटेटरी और लीवो रोटेटरी, यहाँ पे कैपिटल डी और कैपिटल एल लिखा हुआ है, वो भी बताऊंगा क्या है। तो जो भी कॉन्फ़िगरेशन है, यानी जिन मॉलिक्यूल्स के अंदर में ओआई होता है उनमें कौन कौन से कॉन्फ़िगरेशंस प्रेजेंट है, उनके रिगार्डिंग हम आज बात करने वाले हैं आज के लेक्चर में। तो आज का लेक्चर में भी थोड़ा सा लंबा हो सकता है, सो स्टे ट्यून और बहुत प्रॉपर्ली चीज़ों को सीखेंगे। और मुझे लगता है कि अगर आपको आज का लेक्चर समझ में आ गया तो आपको ओआई में फिर दिक्कत नहीं होगा, मतलब कोई भी कॉन्सेप्चुअली आपको कोई भी ऐसा पंगा नहीं होना चाहिए इस चैप्टर के रिगार्डिंग। ठीक है, ओके। चलिए स्टार्ट करते हैं लेक्चर को। तो मैंने आपको बताया कि हम जिन मॉलिक्यूल्स को कवर कर रहे हैं, मतलब जिन मॉलिक्यूल्स को देख रहे हैं, बेसिकली कवर नहीं, जिन मॉलिक्यूल्स को देख रहे हैं उसमें ये पता लग चुका है कि हमें ओआई कौन कर रहा है कौन नहीं कर रहा है। ठीक है, तो आज का जो हेडिंग है, सबसे पहला मैं आपको सिखाऊंगा कि रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म कैसे होता है। रिप्रेजेंटेशन ऑफ ओआई, यानी ऑप्टिकल आइसोमर्स को अगर रिप्रेजेंट करना है तो कौन कौन सा प्रोजेक्शंस है या फिर कौन कौन सा फॉर्मूला है। तो हम दो फार्मूला पे बात करते हैं। पहला होता है वेज डैश प्रोजेक्शन, वेज डैश प्रोजेक्शन, कई बार उसको वेज डैश फार्मूला भी कहा जाता है। ठीक है, और ये हमारा 3D प्रोजेक्शन है, यानी ये 3D मॉलिक्यूल को 3D में रिप्रेजेंट करने के लिए है। और सेकेंड जो होता है दैट इज कॉल्ड फिशर प्रोजेक्शन, FISCHER, फिशर प्रोजेक्शन। तो दो तरीके का फॉर्मूला है या फिर प्रोजेक्शन है जिस तरीके से मॉलिक्यूल्स को ओआई के अंदर में दिखाते हैं, लेकिन फिशर प्रोजेक्शन जो है वो 2D में रिप्रेजेंट करने के लिए है। ओके, आई होप आपको ये जो मैंने बात बोला कि रिप्रेजेंटेशन ऑफ ओआई के लिए दो फार्मूलाज पढ़ना होता है, दो प्रोजेक्शंस पढ़ना होता है, ये बात आपको समझ में आया होगा। अब एक एक करके समझते हैं कि कैसे 2D और कैसे 3D। तो देखिए, अगर किसी मॉलिक्यूल, जैसे मान लीजिए कि मैंने एक कार्बन के अराउंड लगा दिया फ्लोरीन, फिर लगाया एक साइड पर क्लोरीन, एक साइड पर लगाया ब्रोमीन और एक साइड पे लगा दिया आयोडीन। ठीक है, तो ये जो हमारा कार्बन है, मैंने आपको बताया हुआ दिस इज ए कायरल सेंटर। अब मैं इसको अगर इस तरीके से रिप्रेजेंट करूँ, कार्बन लगा दिया, यहाँ पे फ्लोरीन लगा दिया जैसे है वहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे क्लोरीन लगा दिया। ठीक है, अब मैं कुछ अलग तरीके के बॉन्ड्स बनाऊँ। अगर मैंने बॉन्ड बनाया कुछ ऐसा, ठीक है, ये मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बता दिया है, स्टिल मैं आपको प्रोजेक्शंस पढ़ा रहा हूँ तो मैं यहाँ पे बता देता हूँ। ठीक है, एक ये बॉन्ड हो गया और एक बॉन्ड कुछ ऐसा है। ठीक है, तो पहले आप समझोगे। अब यहाँ पे किस पे क्या लगाना है, अभी आप फिलहाल ये कुछ भी कहीं भी लगा लो, बाकी मैं आपको धीरे धीरे इसके अंदर में सिखाऊंगा। तो मान लीजिए ये जो हमने मॉलिक्यूल बनाया है, इसमें भी ये जो कार्बन है, फ्लोरीन लगा है, क्लोरीन लगा है, ब्रोमीन लगा है और आयोडीन लगा है। 4 एटम जैसे वहाँ पे लगा हुआ था वैसे यहाँ पे लगा हुआ है। तो ये जो बॉन्ड है दिस इज कॉल्ड वेज बॉन्ड, दिस इज कॉल्ड वेज बॉन्ड, या फिर इसको हम लोग सॉलिड बॉन्ड के नाम से भी जानते हैं। क्लियर? और दिस इज कॉल्ड डैश बॉन्ड। ठीक है, अब सॉलिड बॉन्ड जो होता है वो टुवर्ड्स ऑब्जर्वर, मतलब जिधर से इस मॉलिक्यूल को देखा जा रहा है वो उधर की तरफ होगा। और डैश बॉन्ड क्या होता है, अवे फ्रॉम ऑब्जर्वर होता है। अब इसी को समझने के लिए मैं बोलता हूँ कि जैसे इस मॉलिक्यूल को हम देख रहे हैं, आप अपने स्क्रीन पे देख रहे हो, तो जो सॉलिड बॉन्ड मैंने बनाया ना वो आपकी तरफ होगा, एकदम परपेंडिकुलर स्क्रीन से बाहर। और जो डैश बॉन्ड होगा वो आपके जस्ट ऑपोजिट, यानी स्क्रीन के अंदर परपेंडिकुलरली अंदर होगा। वो पास में आ रहा है। तो ये जो रिप्रेजेंटेशन है दैट इज दी सॉलिड एंड वेज डैश प्रोजेक्शन इन दी 3D। अब ये फ्लोरीन और क्लोरीन कौन से बॉन्ड पे लगा हुआ है, यानी अगर हम फ्लोरीन और क्लोरीन के बारे में बात करते हैं तो ये फ्लोरीन वाला बॉन्ड और जो क्लोरीन वाला बॉन्ड है ये कहेंगे हम इन दी प्लेन है, इन दी प्लेन। अब कौन सा प्लेन, जिस प्लेन में हम पढ़ाई कर रहे हैं, यानी बोर्ड का जो प्लेन है उसी प्लेन में है ये, मतलब ये आउटसाइड इनसाइड नहीं है, प्लेन के अंदर में है। जो ये बॉन्ड है जो Br वाला, ये यानी सॉलिड बॉन्ड, वो आउटसाइड दी प्लेन, और जो डैश बॉन्ड है वो इनसाइड दी प्लेन है। इसको हम लोग कहते हैं वेज डैश प्रोजेक्शन, वेज डैश प्रोजेक्शन। क्लियर?
आई होप आपको ये समझ में आया होगा। दूसरा फिशर प्रोजेक्शन किसको कहते हैं? फिशर प्रोजेक्शन मीन्स ये हो गया कि मान लीजिए एक वर्टिकल लाइन है और एक हॉरिजॉन्टल लाइन है, जो इंटरसेक्शन पॉइंट है वो हमारा कार्बन है, ठीक है। मैंने तो ऐसे बना दिया ऐसे करके, लेकिन आप इस चीज़ को समझें कि हाँ, ये वर्टिकल लाइन और हॉरिजॉन्टल लाइन बनाया। अब यहाँ पे मैंने लगा दिया फ्लोरीन, यहाँ पे लगा दिया क्लोरीन, अभी लगा दिया ब्रोमीन और इधर लगा दिया आयोडीन, ठीक है। तो यहाँ पे कार्बन जो है ना वो रिप्रेजेंटेड नहीं है। ये सेंटर जो कार्बन है ये भी कायरल है। क्यों? इस कार्बन के अराउंड आप देखोगे तो चारों ग्रुप्स अलग अलग हैं, कायरल सेंटर है। तो दिस इज कॉल्ड फिशर प्रोजेक्शन। तो जहाँ पे आप हॉरिजॉन्टल लाइन और वर्टिकल लाइन देखते हो, दिस इज फिशर प्रोजेक्शन, और ये किस में है? 2D के अंदर में, और ये किस में है? 3D के अंदर में। तो पहले दो प्रोजेक्शंस यानी OI आपको वेज डैश प्रोजेक्शंस यानी वेज डैश फार्मूला के अंदर में पढ़ना है, और फिशर प्रोजेक्शन यानी फिशर प्रोजेक्शंस के अंदर में पढ़ना है। अब मैं आपको लेके चल रहा हूँ कि वेज डैश फार्मूला के अंदर में यानी वेज डैश प्रोजेक्शन के अंदर में हम कैसे मॉलिक्यूल्स में पता करते हैं कि OI का जो प्रोजेक्शन है, यानी OI जो है वो क्लॉकवाइज रोटेशन है या फिर एंटी क्लॉकवाइज, यानी मैं आप जो आपको बोल रहा हूँ DL फॉर्म जो कह रहे हैं वो किस तरीके से देखा जाता है, ठीक है। ओके, चलिए तो हम स्टार्ट करेंगे फिशर प्रोजेक्शन के साथ। मूविंग टू नेक्स्ट स्लाइड। चलिए सबसे पहले मैं आपको पढ़ाऊँगा फिशर प्रोजेक्शन। ये ईजी है इसलिए मैं आपको पहले पढ़ा दे रहा हूँ। फिशर प्रोजेक्शन, ठीक है। अब देखो मैं आपको एक मॉलिक्यूल से उसका फिशर प्रोजेक्शन बना के दिखाता हूँ। जैसे मान लो ये CH3 CHCl Br, H नहीं लगाएंगे यहाँ पे, ये चेन में आगे बढ़ाना चाह रहा हूँ, C डबल बॉन्ड OH। अब देखो अगर इसमें आप देखोगे तो ये हमारा PCC है, करेक्ट। मैंने एक फिशर प्रोजेक्शन बनाया नहीं है, इसी मॉलिक्यूल को फिशर में कन्वर्ट करेंगे, ये देख रहे हैं, ठीक है। ये हमारा मॉलिक्यूल है जिसमें हमारा ये जो चेन है दैट इज़ PCC, और नंबरिंग कहाँ से करोगे? फंक्शनल रूप से, यानी 1, जस्ट अ सेकेंड, ये वेट क्लास, ओके। सो इसके अंदर में अगर आप देखोगे दिस इज कार्बन नंबर 1, कार्बन नंबर 2 एंड कार्बन नंबर 3, ठीक है। तो जब भी हम फिशर प्रोजेक्शन बनाते हैं तो आपको ये ध्यान रखना है, ओहो वेट, ये डिस्कनेक्ट क्यों हो रहा है बार बार? ओके, सो जब भी हम फिशर प्रोजेक्शन बनाते हैं तो हम इस चीज़ का ध्यान रखते हैं कि जो हमारा PCC है वो हमेशा वर्टिकल लाइन पे आए, क्योंकि फिशर प्रोजेक्शन कैसा है? एक वर्टिकल लाइन और एक हॉरिजॉन्टल लाइन, क्लियर। तो अब इसमें अगर आप देखोगे दिस इज़ द कायरल कार्बन, यानी ये कायरल कार्बन को मैंने ये सेंटर पे दिखा दिया, क्लियर। अब इसके ऊपर और इसके नीचे यानी वर्टिकल लाइन, ये है हमारा वर्टिकल लाइन, ये ऊपर से जो नीचे की तरफ आ रहा है। वर्टिकल लाइन पे आपको ध्यान रखना है PCC को रखना है हमेशा, ठीक है। और जो PFG है यानी जो मेन फंक्शनल ग्रुप है वो हमेशा ऊपर रहेगा, तो यानी COOH ऊपर की तरफ हो गया और नीचे की तरफ क्या आ जाएगा? CH3, ठीक है। अब इसके लिए चाहे तो सेट ऑफ रूल, अब आप देखो अब क्या बचता है इस कार्बन पे, एक Cl और एक Br, तो फिलहाल आप जिधर भी लगाना चाह रहे हो वो लगा लो। तो फिशर प्रोजेक्शन जब आप नॉर्मल मॉलिक्यूल से फिशर प्रोजेक्शन में कन्वर्ट करोगे तो आपको ध्यान रखना है वो आप इस तरीके से रूल्स को लेके चलोगे, क्लियर बात। तो अभी आपको जस्ट मैंने एक फिशर प्रोजेक्शन वाली बात बोली, क्लियर। अब देखिए रूल्स क्या है, कैसे हम फिशर प्रोजेक्शन बनाते हैं। ओके, सॉरी, ये तो मैंने फिशर प्रोजेक्शन आपको बता दिया कैसे बनाते हैं। अब बात करते हैं फिशर प्रोजेक्शंस के अंदर में कॉन्फ़िगरेशंस के बारे में, ठीक है। तो इसके अंदर में दो कॉन्फ़िगरेशन है, एक हम पढ़ते हैं कैपिटल D कैपिटल L कॉन्फ़िगरेशन, कैपिटल D एंड कैपिटल L कॉन्फ़िगरेशन, और जो सेकंड कॉन्फ़िगरेशन पढ़ते हैं दैट इज़ कॉल्ड RS कॉन्फ़िगरेशन। दो तरीके का कॉन्फ़िगरेशन होता है, यानी दो तरीके का रोटेशंस हम देखेंगे मॉलिक्यूल्स के अंदर में, क्लियर। यानी फिशर प्रोजेक्शन में DL कॉन्फ़िगरेशन और RS कॉन्फ़िगरेशन देखना है। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं DL कॉन्फ़िगरेशन का। तो फर्स्ट है DL कॉन्फ़िगरेशन। ये बात ध्यान रखना, मैंने आपको अभी स्टार्टिंग में ही बोल दिया है, कभी भी आप इसको स्मॉल d या स्मॉल l से मतलब बोलते हैं ना मिसमैच मत कर देना। उसका मतलब स्मॉल d और स्मॉल l जो लिखते हैं दैट इज़ डेक्स्ट्रो रोटेटरी एंड लिवो रोटेटरी, मतलब वो क्लॉकवाइज लाइट को रोटेट कर रहा है या फिर एंटी क्लॉकवाइज, वो उस बेसिस पे है। DL कॉन्फ़िगरेशन का उससे कोई मतलब नहीं है, ठीक है। DL कॉन्फ़िगरेशन कहाँ यूज़ किया जाता है? जहाँ पे हम पॉलीहाइड्रोक्सी ग्रुप्स देखते हैं कार्बोनिल के साथ में, यानी कार्बोहाइड्रेट्स देखते हो तो कार्बोहाइड्रेट किनको कहा जाता है? कंपाउंड्स हैविंग पॉलीहाइड्रोक्सी कार्बोनिल ग्रुप्स, ठीक है। और उसमें एटलीस्ट क्या होना चाहिए? एक कार्बन जो होना चाहिए कायरल होना चाहिए, ठीक है। मतलब कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में जस्ट बात कर रहा हूँ कि हम DL कॉन्फ़िगरेशन कहाँ लगा लेते हैं? कार्बोहाइड्रेट में। सबसे पहले DL कॉन्फ़िगरेशन पढ़ने के लिए हमारा सबसे जो सिंपल मॉलिक्यूल है वो है ग्लिसरल्डिहाइड, GLYCERALDEHYDE, ग्लिसरल्डिहाइड। अब ग्लिसरल्डिहाइड कैसा बनता है? देखो ये होता है CHO CH
इसके ऊपर में लग जाएगा OH और यहाँ पे हो गया CH2OH, ठीक है। दिस इज़ ग्लिसरल्डिहाइड। अब इस ग्लिसरल्डिहाइड के हम दो फॉर्म्स को बनाएंगे, ठीक है। अब ये नॉर्मल मॉलिक्यूल है, इसमें अगर आप देखोगे दिस इज़ योर PCC, ये पेरेंट चेन है। इस पेरेंट चेन में ये जो होगा टॉप पे जाएगा और ये बॉटम पे बनाएंगे। यानी मैं इसको बनाना चाहूँ तो मैं एक बनाऊँगा CHO, ठीक है, और बीच वाला कार्बन जो है, ये वाला जो कार्बन है दैट इज़ कायरल, तो मैं एक वर्टिकल लाइन बना लेता हूँ, ये हॉरिजॉन्टल लाइन हो गया, ये मेरा बीच में कायरल सेंटर हो गया और नीचे में आ जाएगा कायरल सेंटर के नीचे जो है दैट इज़ CH2OH, क्लियर। एंड राइट हैंड पे हम लोग बना देते हैं OH को और यहाँ पे बना देते हैं H को। एक मैं ऐसे बना सकता हूँ, क्लियर। अच्छा, मैं एक मॉलिक्यूल ऐसे भी तो बना सकता था, मैं OH इधर लगाता और H इधर लगाता, ठीक है। CHO, ये तो रूल ही कहता है कि आपको PFG को ऊपर रखना है और वर्टिकल लाइन पे ही होगा अपना PCC, तो इसमें हम चेंजेस नहीं कर सकते, ठीक है। तो ये भी एक ग्लिसरल्डिहाइड है, CERL, ग्लिसरल्डिहाइड, ठीक है। एंड जो ये हम लोगों ने बना रखा है दैट इज़ ऑल्सो ग्लिसरल्डिहाइड। दोनों के दोनों ग्लिसरल्डिहाइड है, यानी इसमें हम बात करें खाली एटम्स का पोजीशन चेंज किया गया है, यानी ये स्टीरियो आइसोमर्स तो हैं और OI के अंदर में हम बात कर ही रहे हैं। तो हमें क्या करना है, जो लास्ट मॉलिक्यूल का जो लास्ट कायरल कार्बन होता है उस पर हम OH का पोजीशन देखते हैं। तो ग्लिसरल्डिहाइड में एक ही कायरल कार्बन है और वो है सेंटर वाला, ठीक है। तो हम सेंटर वाले कार्बन पे क्या करते हैं, ये वाले कार्बन पे हम OH का पोजीशन देखते हैं। अगर OH जो है, ठीक है, राइट हैंड पे है तो इसको हम लोग डी ग्लिसरल्डिहाइड कहते हैं, ठीक है। और अगर OH जो है हमारे मॉलिक्यूल में लास्ट कायरल कार्बन पे लेफ्ट हैंड पे है दैट इज़ कॉल्ड एल ग्लिसरल्डिहाइड। तो DL ग्लिसरल्डिहाइड से हम लोगों ने सीखा है सबसे पहले स्मॉलेस्ट मॉलिक्यूल यही है जिसमें एक ही OH यानी हाइड्रोक्सी, पॉलीहाइड्रोक्सी नहीं है, नॉर्मल हाइड्रोक्सी है। तो हम OH का पोजीशन देख के बता रहे हैं कि ये ग्लिसरल्डिहाइड का कौन सा फॉर्म है। उसी तरीके से मान लिया अपने पास में ग्लूकोज बनाया हुआ है। ग्लूकोज हम कैसे बनाते हैं, ऊपर में होता है, चलो एक पहले वर्टिकल लाइन बना लेते हैं और एक इसके अंदर 4 लाइन बनाना पड़ेगा, 1 2 3 4, ठीक है। CHO, यहाँ पे अपना OH, यहाँ पे OH, यहाँ H OH OH H और नीचे CH2OH। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज, ठीक है। अच्छा, मैं इसका एकदम मिरर इमेज बना दूँ, इसका मैं बना रहा हूँ मिरर इमेज। ये मैं बीच में क्या लगा रहा हूँ, दैट इज़ मिरर, ठीक है। अब इस मिरर में अगर आप देखोगे तो ये मॉलिक्यूल कैसा दिखेगा, 1 2 3 4, ठीक है। अब इस मॉलिक्यूल को देखोगे, CHO ऐसे ही है क्योंकि मिरर में तो लैटरल इन्वर्जन होता है, यानी साइड वाइज चेंजेस होना चाहिए, CH2OH। लेकिन अब यहाँ देखना, यहाँ पे ये OH हो गया, ये H हो गया, यहाँ पे H हो गया, ये भी OH हो गया, ठीक है। यहाँ पे H हो जाएगा, यहाँ पे OH हो जाएगा, यहाँ पे अगर हम बात करते हैं H और ये हो गया OH। देखोगे तो ये जो मॉलिक्यूल मैंने लेफ्ट हैंड पे ग्लूकोज बना रखा है वो मिरर इमेज का, इसका जो मिरर इमेज बनाया है ये भी तो ग्लूकोज ही है ना, ठीक है। एटम्स पे हम लोगों ने ग्रुप्स को खाली इधर उधर कर रखा है, पोजीशंस चेंज है तो दोनों ग्लूकोज। अब इसमें क्या करना है, आपको देखना है कितने कायरल कार्बन्स हैं। तो पहला देखो, पहला कायरल कार्बन नहीं है बिकॉज आप देखोगे तो C डबल बॉन्ड OH है। कायरल कार्बन हमेशा क्या होता है, sp3 हाइब्रिडाइज होना चाहिए और ये कैसा है sp2, तो ये कायरल नहीं है, मतलब ऊपर वाला कायरल नहीं है। अच्छा, ये वाला कार्बन कायरल है क्या, ये वाला, यस। इधर पे देखो OH लगा है, ऊपर में CHO लगा हुआ है, इधर पे H लगा, नीचे वाले बॉन्ड पे पूरा ये नीचे वाला ग्रुप लगा हुआ है, यानी ये अपने को एक कायरल सेंटर है। ये भी एक कायरल सेंटर अगर आप देखोगे तो देख लो, चारों साइड पे एक H OH, ऊपर में ये वाला ग्रुप और नीचे में ये वाला ग्रुप। सिमिलरली ये भी एक कायरल सेंटर है, ये भी एक कायरल सेंटर है। टोटल इसमें ग्लूकोज के अंदर में 4 कायरल सेंटर्स है जिसके अराउंड रोटेशंस होंगे, क्लियर बात। अब क्या करना है, मैंने क्या बोला, अब लास्ट कायरल सेंटर पे जाओ। अब लास्ट कायरल सेंटर कैसे देखना है, मॉलिक्यूल में नंबरिंग कहाँ से होता है, फंक्शनल रूप से ना, तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ एंड सिक्स्थ कार्बन, ठीक है। अब सिक्स्थ तो कार्बन कायरल है नहीं, तो फिफ्थ ही लास्ट हो गया, तो फिफ्थ कार्बन पे हम देखेंगे OH का पोजीशन। ये है OH का पोजीशन राइट हैंड साइड पे, इसीलिए दिस इज डी ग्लूकोज, ठीक है। और ये क्या हो गया, यहाँ पे देखोगे तो सेकंड लास्ट कार्बन पे, सेकंड लास्ट कायरल कार्बन पे, सॉरी लास्ट कायरल कार्बन पे, देखो मैं क्या बोल रहा हूँ वापस से सुन लो, लास्ट कायरल कार्बन पे हम OH का पोजीशन देखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे लास्ट कायरल कार्बन तो कार्बन नंबर 5 ही था ना, इसीलिए हमने OH का पोजीशन उसी पे देखा है। सिमिलरली यहाँ पे भी देखो OH का पोजीशन क्या हो गया, लेफ्ट हैंड पे हो गया है, सो इट इज़ L ग्लूकोज।
तो DNL ग्लूकोज जो हम बना रहे हैं, आप अगर देखोगे प्रॉपर्ली तो एक दूसरे के क्या है, मिरर इमेजेस हैं। तो D फॉर्म एंड L फॉर्म जो होता है एक दूसरे के मिरर इमेजेस होते हैं। और अगर मैं जो D ग्लूकोज है उसको एक L ग्लूकोज के ऊपर में रखूँ तो सुपर इम्पोज यानी उसको प्रॉपर ढक नहीं पाएगा। रीज़न इज़, देखो ये वाला सेकंड कार्बन पे यहाँ OH देखो इधर है और यहाँ पे सेकंड कार्बन पे H इधर है। तो अगर मैं एक मॉलिक्यूल को यानी मॉलिक्यूल नंबर D ग्लूकोज को L ग्लूकोज के ऊपर में रखता हूँ तो सुपर इम्पोज नहीं होने वाला है। तो ऐसा मॉलिक्यूल, मतलब ऐसे मॉलिक्यूल्स जिनमें रिलेशन क्या हो कि वो एक दूसरे के मिरर इमेजेस हैं और सुपर इम्पोज नहीं करते हैं, उनको हम लोग एक वर्ड के नाम से जानते हैं, दैट इज़ कॉल्ड इनैंशियोमर्स। इनैंशियोमर्स यानी D एंड L फॉर्म एक मॉलिक्यूल का आपस में क्या कहलाता है, एक दूसरे का इनैंशियोमर्स कहलाता है। बात समझ में आ गया? चलिए, क्या हम कहीं और नहीं देख सकते? तो कई बार क्या होता है, कई मॉलिक्यूल्स के अंदर में OH नहीं है, अगर पॉलीहाइड्रोक्सी नहीं है, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट्स के केस में तो पॉलीहाइड्रोक्सी हो गया। कई ऐसे मॉलिक्यूल्स होते हैं जिनमें पॉलीहाइड्रोक्सी नहीं होता है, हम तो वहाँ पे NH2 ग्रुप के भी बेसिस पे कहा जा सकता है। जैसे देखो मैं एक बना देता हूँ, ये रहा COOH, यहाँ पे हो गया CH3, यहाँ पे NH2, यहाँ पे H, ठीक है। तो इस बार हम NH2 यानी लास्ट कायरल कार्बन पे हम NH2 का पोजीशन देखेंगे। सो दिस इज़ D फॉर्म जो भी मॉलिक्यूल है। और इधर पे अगर हम बात करेंगे तो ये हो गया COOH, ये हो गया CH3, ये हो गया NH2 इस साइड पे, इसका मिरर इमेज बना रहा हूँ मैं, और ये हो गया H। देखो ये कौन सा फॉर्म हो गया, L फॉर्म हो गया। तो कई बार क्या होता है ना कि आपके पास में अगर हाइड्रोक्सी नहीं, OH ग्रुप नहीं है तो NH ग्रुप के रेफरेंस में बोल सकते हो। कई बार SH थायो अल्कोहल ग्रुप होता है, ठीक है, उसके रेफरेंस में भी कहा जाता है, ठीक है। तो ध्यान देंगे, मैंने क्या बोला, आपको हमेशा OH का पोजीशन या फिर NH2 का पोजीशन या फिर थायो अल्कोहल यानी SH का पोजीशन कहाँ देखना है, हमेशा लास्ट कायरल कार्बन पे देखना है, ठीक है। अब लास्ट कायरल कार्बन पता कैसे करना है, पहले तो आप कायरल कार्बन पता करो और जो नॉर्मल चेन में नंबरिंग करते हैं ना, उसमें देखो कि लास्ट कायरल कार्बन का नंबर क्या रहा है, उसी पे आप OH का पोजीशन देख लोगे। तो अगर लास्ट कायरल कार्बन पे OH ग्रुप राइट हैंड पे है देन इट इज़ D फॉर्म, अगर लास्ट कायरल कार्बन पे OH लेफ्ट हैंड पे है दैट इज़ L फॉर्म, ठीक है। D और L कॉन्फ़िगरेशन जो है सिमेट्रिकल कंपाउंड में नहीं हो सकता, बिकॉज सिमेट्रिकल कंपाउंड तो OI शो करेगा ही नहीं, अनसिमेट्रिकल कंपाउंड OI शो करता है। तो OI जो शो करेगा उनमें ही हम कॉन्फ़िगरेशंस पढ़ते हैं। तो D एंड L कॉन्फ़िगरेशन हमेशा किस में प्रेजेंट रहेगा, अनसिमेट्रिकल कंपाउंड्स के अंदर में, क्योंकि सिमेट्रिकल तो OI शो करेगा ही नहीं। D एंड L फॉर्म्स को आपस में क्या कहा जाता है, इनैंशियोमर्स, मैंने आपको बता ही दिया। और एक बात मैंने आपको बोला भी है, अब याद रखना, आप गलती नहीं करना, D एंड L फॉर्म और ये जो स्मॉल d एंड स्मॉल l फॉर्म आपस में कोई रिलेशन नहीं रखता है, ये चीज़ अलग है। ये लाइट के रोटेशन पे है, डेक्स्ट्रो रोटेटरी और लेवो रोटेटरी, ठीक है। और जो कैपिटल D एंड कैपिटल L फॉर्म है वो कायरल सेंटर पे OH का पोजीशन देख के लिखा जाता है। आई होप आपको ये चीज़ जो मैंने बताया है D एंड L कॉन्फ़िगरेशन समझ में आया होगा, ठीक है। चलिए अब हम लोग बात करेंगे कि एक तो DL कॉन्फ़िगरेशन हो गया, सेकंड कॉन्फ़िगरेशन पे। सेकंड कॉन्फ़िगरेशन जो है दैट इज़ RS कॉन्फ़िगरेशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। DL तो चलिए बहुत इजी भी है और मोस्ट ऑफ द टाइम वो पूछा भी नहीं जाता है। आपसे RS कॉन्फ़िगरेशन पूछा जाएगा कि मॉलिक्यूल के अंदर में RS कॉन्फ़िगरेशन कैसा है, ठीक है। चलिए, तो RS कॉन्फ़िगरेशन जो है हम अगेन दोनों प्रोजेक्शन से पढ़ने वाले हैं, फिशर प्रोजेक्शन में भी और वेज डैश प्रोजेक्शन में भी। फिशर प्रोजेक्शन में तो मैंने आपको DL एंड भी बताया और RS भी बताने जा रहा हूँ। वेज डैश प्रोजेक्शन में सिर्फ एक ही प्रोजेक्शन पढ़ना है, वेज डैश प्रोजेक्शन में सिर्फ एक ही RS कॉन्फ़िगरेशन ही पढ़ना है। तो पहले मैं आपको RS कॉन्फ़िगरेशन पढ़ा रहा हूँ क्योंकि हम लोगों ने हेडिंग क्या स्टार्ट किया था, फिशर प्रोजेक्शन। और अब ध्यान दोगे, बैक पेज पे जाता हूँ मैं, तो ध्यान दीजिए, हम लोगों ने फिशर प्रोजेक्शन स्टार्ट किया ना, तो फिशर प्रोजेक्शन के अंदर में हम बात कर रहे हैं। तो मैंने आपको D एंड L कॉन्फ़िगरेशन बता दिया, अब RS कॉन्फ़िगरेशन पे हम जा रहे हैं, ठीक है। RS कॉन्फ़िगरेशन दी फिशर प्रोजेक्शन। चलिए, तो इसके अंदर में ना स्टेप है, क्या करना है ध्यान देंगे। पहला स्टेप है RS कॉन्फ़िगरेशन के लिए, और किसके अंदर में बात कर रहे हैं, फिशर प्रोजेक्शन के अंदर में। स्टेप्स पे ध्यान देंगे। स्टेप 1 क्या है, फर्स्ट ऑफ ऑल assign priority to all 4 groups around chiral carbon according to CIP रूल। आपको CIP रूल सिखाया है ना लास्ट लेक्चर में, तो CIP रूल के अकॉर्डिंग क्या कीजिए, प्रायोरिटी डिसाइड कर दीजिए।
तो जब आप प्रायोरिटी डिसाइड कर लोगे तो आपको करना क्या है, केस पे ध्यान देंगे। स्टेप 1 के अंदर में केस 1, केस 1 क्या कहता है, इफ द लोएस्ट प्रायोरिटी ग्रुप इज ऑन वर्टिकल लाइन। ठीक है, अगर लोएस्ट प्रायोरिटी ग्रुप कहाँ है, वर्टिकल लाइन पे, तो आप क्या करो, कैसे, नंबर तो आपने दे ही दिया है, 1 से 2 की तरफ चलोगे, 2 से 3 की तरफ चलोगे। ठीक है, और अगर वो रोटेशन ध्यान देंगे क्लॉकवाइज आया है, क्लॉकवाइज रोटेशन है, तो आप उसको आर कन्फिग्रेशन बोलोगे। और जब 1 2 3 चल रहे हो और आपको दिख रहा है कि वो एंटी क्लॉकवाइज है, तो ये आपको एस कॉन्फ़िगरेशन कहलाएगा। ये केस 1 समझ लेना कि अगर आपका लीस्ट प्रायोरिटी ग्रुप कहाँ पे आ जाए या फिर लोएस्ट प्रायोरिटी ग्रुप कहाँ आ जाए, वर्टिकल लाइन पे, तो आप चलोगे 1 2 3, और क्लॉकवाइज रोटेशन के लिए आपको आर कॉन्फ़िगरेशन कहना है और एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन के लिए एस कॉन्फ़िगरेशन कहना है। क्लियर बात? चलिए केस 2। केस 2 क्या कहता है कि इफ द लोएस्ट प्रायोरिटी ग्रुप is on horizontal line, then फिर भी आपको कैसे चलना है, 1 से 2 की तरफ एंड 2 से 3 की तरफ। लेकिन इस बार क्लॉकवाइज अगर रोटेशन आपको मिलता है या आप मूव कर रहे हो क्लॉकवाइज, तो उसका कॉन्फ़िगरेशन एस बोलना पड़ेगा, और एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन के लिए ACW के लिए आपको आर कॉन्फ़िगरेशन बोलना पड़ेगा। तो ये जो आपको स्लाइड देख रहे हो ना, ये स्लाइड बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। हम प्रायोरिटी असाइन करेंगे स्टेप 1 के अंदर में, फिर केस मैच कर लेंगे, केस 1 के अकॉर्डिंग या फिर केस 2 के अकॉर्डिंग हमारा कॉन्फ़िगरेशन निकल जाएगा। ठीक है, चलिए अब ध्यान देते हैं कुछ मॉलिक्यूल्स पे। जैसे मैंने बनाया एक मॉलिक्यूल जिसमें ऊपर लगा है क्लोरीन, यहाँ लगा हुआ है ब्रोमीन, इधर लगा हुआ है फ्लोरीन और इधर लगा हुआ है आयोडीन। ठीक है, तो स्टेप 1 क्या करना है, ये फिशर प्रोजेक्शन है, तो ऑब्वियस है हम क्या करेंगे, स्टेप 1 में प्रायोरिटी असाइन कर देंगे जो कायरल कार्बन के अराउंड जो ग्रुप है। तो मुझे सेंटर पे ये जो कार्बन है दैट इज़ अ कायरल कार्बन, तो इसके अराउंड जो 4 ग्रुप्स हैं इनको प्रायोरिटी डिसाइड करते हैं अकॉर्डिंग टू CIP रूल। तो CIP कहता है कि भाई जो आपका 1 नंबर पे मतलब एटॉमिक नंबर ज़्यादा होगा वो 1 नंबर पे जाएगा, तो ये 1 नंबर हो गया, ब्रोमीन 2 नंबर पे आ गया, क्लोरीन 3 नंबर पे आ गया, और ये फ्लोरीन 4th नंबर पे आ गया। तो ये जो 4th नंबर है वो कौन से लाइन पे है, वर्टिकल लाइन पे है, यानी केस 1 में है ये। तो वर्टिकल लाइन पे अब कैसे चलोगे, 1 से 2 की तरफ, 2 से 3 की तरफ। ठीक है, तो 1 2 और 3 है ना, ये ध्यान देंगे। तो बच्चा क्या करता है ना, 1 से 2 की तरफ ऐसे ही बढ़ जाता है कई बार। तो ये बात ध्यान दो, 1 से आप जब 2 बढ़ रहे हो तो बीच में 3 आ गया ना, ऐसा नहीं करना है। आपको 1 से 2 की तरफ बढ़ना है, देन 3 की तरफ जाना है। तो रोटेशन कैसा होगा, 1 से 2, 2 से 3, ये रोटेशन देख रहे हो। इस रोटेशन को यानी जब हम ऐसे रोटेट करते हैं ये कहलाता है एंटी क्लॉकवाइज, मतलब घड़ी के उल्टा। और अगर हम कहीं पे ऐसे रोटेट करते हैं दैट इज़ कॉल्ड क्लॉकवाइज। तो अब ये जो हमारा रोटेशन है दैट इज़ एंटी क्लॉकवाइज है, और एंटी क्लॉकवाइज है और ये वर्टिकल लाइन पे है लीस्ट प्रायोरिटी, तो एंटी क्लॉकवाइज को हम क्या कहते हैं, एस। यानी इस मॉलिक्यूल का जो कॉन्फ़िगरेशन होगा वो क्या होगा, एस कॉन्फ़िगरेशन। आई होप आपको समझ में आया होगा। चलिए अब यहाँ जो है नेक्स्ट मॉलिक्यूल एक बनाते हैं। ये हो गया CHO, इधर पे CH2 CH3, इधर पे OH और इधर पे CH3। ठीक है, ये सेंट्रल कायरल कार्बन है। इसके अराउंड हमें यानी प्रायोरिटी डिसाइड करना है। तो ऑक्सीजन से कनेक्टेड है तो 1 पे जाएगा। ठीक है, अच्छा यहाँ पे CH3 नहीं है, यहाँ पे Cl है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट अगर मूव करते हैं तो ऊपर में देखेंगे तो CHO है ना ऐसा। तो ये ऊपर वाला जो कार्बन है देखो, इधर पे CIP रूल आपको मैं सिखा चुका हूँ इसलिए ज़्यादा टाइम नहीं दूंगा। ये कार्बन है, इधर भी कार्बन ही है और इधर भी कार्बन ही है। तो ऊपर वाला कार्बन OOH से कनेक्टेड है, CIP रूल याद करो आप। ये ClH और H से कनेक्टेड है, इधर HHH से कनेक्टेड है। क्लियर? तो ध्यान देंगे 2 नंबर तो क्लोरीन को चला गया, क्योंकि पहले ही जीत चुका है, ऑक्सीजन से भी आगे है। तो ये अपने को दूसरा नंबर का हो गया। ठीक है, ये क्या था, पहला नंबर, और ऊपर वाला चला जाएगा तीसरा नंबर, ऑक्सीजन है, और नीचे हाइड्रोजन है तो 4 नंबर। अगेन अपने को वर्टिकल लाइन पे ही लीस्ट प्रायोरिटी दिख रहा है, तो हम चलेंगे 1 से 2, 2 से 3। तो 1 से मैं गया 2 की तरफ, 2 से मैं गया 3 की तरफ। ये रोटेशन कैसा है, क्लॉकवाइज है ना। दिस रोटेशन इज क्लॉकवाइज।
और क्लॉकवाइज रोटेशन को हमारा वर्टिकल लाइन पे कॉन्फ़िगरेशन क्या कहलाता है, आर कॉन्फ़िगरेशन। बात समझ में आया? चलिए एक और मॉलिक्यूल देखते हैं। ऊपर में लगा हुआ है COOH, इधर पे लगा हुआ है NH2, इधर पे लगा है CH3 और यहाँ पे लगा हुआ है OH। ठीक है, प्रायोरिटी डिसाइड करते हैं। सबसे आगे कौन आएगा, ऑक्सीजन यानी 1 नंबर पे, नाइट्रोजन 2 नंबर पे, ऊपर वाला कार्बन, नीचे वाला कार्बन। तो ऊपर वाले कार्बन में अगर आप देखोगे तो वो ऑक्सीजन से कनेक्टेड है 3 नंबर पे और नीचे वाला कार्बन 4 नंबर पे। ठीक है, चारों ने प्रायोरिटी डिसाइड कर दिया अराउंड दी कायरल सेंटर। वर्टिकल लाइन पे अगेन 1 2 3 पहले चल दो, 1 से 2, 2 से 3 की तरफ, दिस इज़ द रोटेशन। और ये एंटी क्लॉकवाइज है वर्टिकल लाइन पे, तो ACW। ठीक है, और कौन से वर्टिकल लाइन पे है तो आप इसको S कॉन्फ़िगरेशन बोलोगे, यानी इस का जो कायरल सेंटर के अराउंड रोटेशन है दैट इज़ कॉन्फ़िगरेशन ऑफ S। आई होप आपको ये चीज़ समझ में आएगा। मैंने सारे क्वेश्चंस आपको वर्टिकल लाइन वाले करवाए। अब चलते हैं कि लीस्ट प्रायोरिटी आपका कहाँ आ गया, हॉरिजॉन्टल लाइन के ऊपर में। चलिए नेक्स्ट मॉलिक्यूल है लाइक दिस। ऊपर लगा है CN, इधर लगा है NH2, इधर लगा हुआ है OH और इधर लगा हुआ है H। ठीक है, तो फर्स्ट प्रायोरिटी किस पे जाएगा, ऑक्सीजन पे, सेकंड प्रायोरिटी नाइट्रोजन पे, थर्ड प्रायोरिटी कार्बन पे एंड फोर्थ प्रायोरिटी हाइड्रोजन के ऊपर में। ठीक है, अगेन चलिए 1 2 3, क्योंकि चाहे केस 1 हो चाहे केस 2 हो, मैंने आपको क्या सिखाया, चलना तो हमेशा 1 से 2, 2 से 3 की तरफ ही है। लेकिन इस बार केस 2 में देखो लोएस्ट प्रायोरिटी कहाँ आ रहा है, हॉरिजॉन्टल लाइन पे, तो क्लॉकवाइज मतलब S हो जाएगा, कॉन्फ़िगरेशन चेंज्ड है, ध्यान रखेंगे। ठीक है, चलिए 1 से 2, 2 से 3, तो 1 से 2, 2 से 3 ये कैसा है, ACW एंटी क्लॉकवाइज, लेकिन ये इस बार हॉरिजॉन्टल लाइन का है, तो एंटी क्लॉकवाइज के लिए आपका कॉन्फ़िगरेशन क्या कहलाता है, R। सो दिस मॉलिक्यूल इज R कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, चलिए मान लीजिए एक और मॉलिक्यूल बात कर लेते हैं, OH, F, इधर पे Cl और इधर पे CH2Cl। ठीक है, फर्स्ट प्रायोरिटी तो फ्लोरीन को ही जाएगा, सेकंड प्रायोरिटी जाएगा, सॉरी फ्लोरीन को कैसे, क्लोरीन को जाएगा। फर्स्ट प्रायोरिटी क्लोरीन को, सेकंड प्रायोरिटी फ्लोरीन को, थर्ड इज़ ऑक्सीजन को एंड फोर्थ इज़ ऑन कार्बन। अगेन जो लीस्ट प्रायोरिटी है फोर्थ, वो हॉरिजॉन्टल लाइन पे है, 1 से 2, 2 से 3 की तरफ जाएंगे, यानी कैसा रोटेशन है, एंटी क्लॉकवाइज। दिस इज़ एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन ऑन दी हॉरिजॉन्टल लाइन, सो इट इज़ R कॉन्फ़िगरेशन। तो इस तरीके से हम मॉलिक्यूल्स के अंदर में यानी फीसर प्रोजेक्शन में कॉन्फ़िगरेशन निकाल लेते हैं। अब ये जो मैंने आपको बताया है इसमें कायरल सेंटर कितना था, 1 था। अगर मान लो 2 कायरल सेंटर हो गया तो अब दोनों कायरल सेंटर के अराउंड रोटेशन निकालोगे, एक की तरफ नहीं दोनों। जैसे मान लो एक मॉलिक्यूल मैं बनाता हूँ, जैसे एक ये मॉलिक्यूल है, ठीक है, इसमें मैं ऊपर लगा देता हूँ CH3, नीचे लगा दिया CH2CH3, इधर पे हो गया OH, इधर पे हो गया H, इधर पे हो गया H और यहाँ पे हो गया OH। वेट सॉरी क्लास। ओके, सो इस मॉलिक्यूल के अंदर में हमें बात करना है कि रोटेशन जो होगा वो कौन सा होगा, R कॉन्फ़िगरेशन होगा या फिर S कॉन्फ़िगरेशन होगा या फिर क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज निकालना है। ठीक है, ध्यान देंगे। इसमें पहले आप कायरल सेंटर्स देखो, तो पहला तो ऊपर वाला कार्बन कायरल नहीं है बिकॉज पे 3 हाइड्रोजन है। ये कार्बन जो है कायरल है बिकॉज उस पर एक लगा है OH, एक लगा है CH3, एक लगा है H और एक लगा है पूरा ये नीचे वाला ग्रुप। देख रहे हो, जो पूरा नीचे वाला ग्रुप है वो भी क्या है, एक डिफरेंट ग्रुप हो गया ना नीचे, यानी ये जो कार्बन है जिसको मैंने डार्क थोड़ा डॉट कर रखा है ये क्या हो गया, कायरल। सिमिलरली नीचे वाला जो कार्बन है वो भी कायरल है, क्यों, उस पर एक CH2CH3 लगा हुआ है, एक H, एक OH और एक ये पूरा ऊपर वाला ग्रुप लगा हुआ है। पास में आ रहा है, तो ये दोनों के दोनों क्या हैं, कायरल सेंटर्स हैं। नीचे वाला कार्बन ये जो 2 है दोनों के दोनों कायरल नहीं है बिकॉज इस पर 2 हाइड्रोजन है, इस पर 3 हाइड्रोजन है। ओके, अब इस कार्बन के अराउंड हमें रोटेशन देखना है, क्या करेंगे, प्रायोरिटी देंगे। फर्स्ट प्रायोरिटी किसको जाएगा, ऑक्सीजन को। सेकंड प्रायोरिटी देखो यहाँ कार्बन है और इस कार्बन का नीचे वाला देखो, मतलब हमें ये कायरल सेंटर के अराउंड रोटेशन देखना है ना, तो उसके 4 ग्रुप्स क्या हैं, एक OH, एक CH3, एक H, एक नीचे वाला कार्बन। तो नीचे वाला कार्बन जो है, ऊपर में भी कार्बन है, नीचे में भी कार्बन है, तो ऊपर वाला जो कार्बन है वो H और H से कनेक्टेड है, करेक्ट। लेकिन नीचे वाला जो कार्बन है, ये जो कार्बन है वो कनेक्टेड है पहले O से, फिर C से, फिर H से। देख लो इधर पे O से कनेक्टेड है, इधर पे कार्बन से कनेक्टेड, इधर पे हाइड्रोजन से कनेक्टेड। जीता कौन, नीचे वाला कार्बन, क्योंकि वो O से कनेक्टेड है, ऊपर तो खाली हाइड्रोजन है, यानी सेकंड प्रायोरिटी नीचे, ये हो गया। थर्ड प्रायोरिटी जाएगा ऊपर वाले कार्बन को एंड फोर्थ प्रायोरिटी जाएगा इस हाइड्रोजन को। ठीक है,
चलना 1 2 3 है, तो 1 से 2, 2 से 3 के अराउंड चल दिए हम, ठीक है। ये रोटेशन कैसा है, क्लॉकवाइज, और ये आप देखोगे लीस्ट प्रायोरिटी हॉरिजेंटल लाइन पे है, ये है क्लॉकवाइज और कौन सा हॉरिजेंटल लाइन, तो इसके लिए हम एस बोलेंगे, यानी इस कार्बन का जो ऊपर वाला कार्बन है इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या हो गया, एस। सिमिलरली हम नीचे वाले कार्बन के लिए भी चेक करने वाले हैं, नीचे वाले कायरल कार्बन के लिए, तो ध्यान देंगे इस पे। सबसे पहला प्रायोरिटी जाएगा इस ऑक्सीजन को। सेकंड प्रायोरिटी अगर हम देखते हैं तो इधर नीचे भी कार्बन है और ऊपर भी कार्बन है, लेकिन ऊपर वाला कार्बन जो है, ध्यान देंगे ये वाला जो कार्बन है ये O से कनेक्टेड है, C से कनेक्टेड है, H से कनेक्टेड है, यानी OCH है। और नीचे वाला जो कार्बन है वो ये वाला कार्बन, वो सिर्फ इधर एक कार्बन और 2 हाइड्रोजन, यानी CHH से कनेक्टेड। जीता कौन, ऊपर वाला, यानी ये चला गया सेकंड नंबर पे, नीचे वाला कार्बन हो गया थर्ड नंबर पे, और ये हो गया फोर्थ नंबर पे। 1 से 2, 2 से 3, लाइक दिस, ऐसे चलेंगे। दिस इज़ क्लॉकवाइज, लेकिन हॉरिजेंटल लाइन, क्लॉकवाइज हॉरिजेंटल लाइन मतलब एस कॉन्फ़िगरेशन। तो दोनों का कॉन्फ़िगरेशन क्या आया, एस आया। तो इसी तरीके से हम लोग क्या करते हैं कंपाउंड्स के अंदर में आर एस, जितना भी कायरल सेंटर रहेगा सभी के अराउंड आपको रोटेशन निकालना पड़ेगा। आई होप आपको ये क्लियर है, ठीक है। अब क्वेश्चंस के अंदर ना कई बार 2s 3s ऐसे लिखा रहता है, तो 2s 3s बहुत ईजी है, कैसे निकालना है आप समझ जाओ। देखो अब नॉर्मल ये हम जानते हैं, वर्टिकल लाइन पे हम लोगों ने क्या रखा हुआ है, मैं आपको थोड़ा सा अलग कलर करके समझा देता हूँ। देखो हम लोगों ने वर्टिकल लाइन पे रखा है PCC, करेक्ट, ये हमारा PCC है, मतलब 5 कार्बन का, मैं इसको प्रॉपर बना ही देता हूँ। देखो PCC हमारा ये है, ठीक है। अब इसके अंदर आप देखोगे तो एक फंक्शनल पे यहाँ है, एक फंक्शनल पे यहाँ है, तो इस कंपाउंड का अगर मैं नाम बोलूँ प्रॉपर, तो देखो OH किधर से पास पड़ेगा, टॉप पोजीशन से, ये 2 और 3 मिलेगा उसको नंबर, और इधर से 3 और 4 मिलेगा। तो नंबरिंग कैसा होगा इस चेन के अंदर में, 1 2 3 4th एंड 5th। अब देख लो इसमें जो कार्बन नंबर 2 का रोटेशन क्या है, S, और 3 का भी क्या है, S, तो अब इसको ऐसे बोलोगे 2s 3s। बात समझ में आ रहा है। तो इस तरीके से कई बार क्वेश्चंस के अंदर में लिखा जाता है, तो इस तरीके से आप पहचानोगे। क्लियर बात। चलिए, तो मैंने आपको फिशर प्रोजेक्शन के अंदर में क्या सिखा दिया, DL कॉन्फ़िगरेशन बताया और RS कॉन्फ़िगरेशन बताया। अब हम बात कर रहे हैं वेज डैश फार्मूला के अंदर में, ठीक है। चलिए, तो वेज डैश प्रोजेक्शन कैसा था, हम लोगों ने देखा हुआ है। वेज डैश प्रोजेक्शन के अंदर में एक सॉलिड बॉन्ड बनाना होगा और एक अपने को डैश बॉन्ड बनाना होगा, करेक्ट। तो सेकंड हम आ गए हैं वेज डैश प्रोजेक्शन, ठीक है। वेज डैश प्रोजेक्शन में एक ही कॉन्फ़िगरेशन पढ़ना है, दैट इज RS कॉन्फ़िगरेशन। निकालने के लिए तो आप वेज डैश को फिशर में कन्वर्ट कर दो, उसका भी DL निकाला जा सकता है, लेकिन हम नॉर्मल बात कर रहे हैं वेज डैश प्रोजेक्शन के अंदर में। तो एक ही कॉन्फ़िगरेशन पढ़ना है इसमें, RS कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। इसके अंदर भी स्टेप है या फिर रूल्स हैं, ठीक है। तो क्या करोगे, स्टेप में बात कर लेता हूँ कि आपको क्या करना है। स्टेप 1, असाइन, फर्स्ट ऑफ ऑल असाइन, सिमिलर चीज़, फर्स्ट ऑफ ऑल असाइन प्रायोरिटी टू दी 4 atoms or groups around the chiral carbon, according to CIP rule। आपको CIP रूल के अकॉर्डिंग क्या करना है, आपको जिस तरीके से हम फिशर प्रोजेक्शन में करते आ रहे हैं वैसे ही आपको असाइन कर देना है, करेक्ट। अब देखो, इफ़ मतलब इसमें 2 केसेस बात करेंगे। केस 1 क्या है, इफ़ लीस्ट प्रायोरिटी ग्रुप इज ऑन डैश लाइन। अगर लीस्ट प्रायोरिटी ग्रुप कहाँ है, डैश लाइन पे है, तो हम क्या करेंगे, चलेंगे 1 से 2 की तरफ, 2 से 3 की तरफ। मतलब चलना हमेशा कैसे है, 1 से 2, 2 से 3 की तरफ, ठीक है। और अगर आपने मतलब ऐसे 1 से 2, 2 से 3 की तरफ चल रहे हो और आपको रोटेशन अगर क्लॉकवाइज मिला,
तो आप आर बोल दोगे। जैसे वर्टिकल लाइन वाला हम लोगों ने पढ़ा फिशर प्रोजेक्शन 1 से 2, 2 से 3 और क्लॉकवाइज मतलब आर वर्टिकल पोजीशन पे, सिमिलर वैसे ही है। और अगर आपको एंटी क्लॉकवाइज मिला तो आप इसको एस बोल दो, एकदम सिंपल है। डैश लाइन पे मिल गया लीस्ट प्रायोरिटी तो 1 2 3 चलेंगे, क्लॉकवाइज मतलब आर, एंटी क्लॉकवाइज मतलब एस। लेकिन 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 केस टू क्या है, इफ लीस्ट प्रायोरिटी ग्रुप is not present on dash line, then put या फिर then हम replace कह सकते हैं, then replace the least priority ग्रुप विथ डैश लाइन। मतलब क्या कहने का मतलब है कि अगर बाई चांस ऐसा हो गया केस 2 में कि अगर आपका लिस्ट प्रायोरिटी ग्रुप जो है वो डैश लाइन पे नहीं है, तो हम क्या करेंगे, जो डैश लाइन वाला जहाँ पे भी होगा, सॉरी जो लिस्ट प्रायोरिटी वाला ग्रुप कहीं पे भी होगा, किसी भी बॉन्ड पे हो, उसको आप क्या करोगे, रिप्लेस कर दोगे डैश लाइन पे ले क्या हो जाओगे, तो आपको एक नया मॉलिक्यूल मिलेगा। उस मॉलिक्यूल का आप कॉन्फ़िगरेशन निकाल दोगे। कैसे, मैं आपको एग्जांपल करके सिखाऊंगा। कैसे निकालोगे, 1 से 2 की तरफ चलेंगे, 2 से 3 की तरफ चलेंगे, करेक्ट। और आप अपने आप को अगर CW यानी क्लॉकवाइज मिला तो आप R बोलोगे, और एंटी क्लॉकवाइज मतलब मिला तो S बोलोगे। लेकिन 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 आपका आंसर R और S नहीं होगा। रीज़न, आपने क्या किया है, मॉलिक्यूल में चेंजेस करे हैं, ठीक है। तो अगर आपका क्लॉकवाइज चल रहा है, मतलब नया मॉलिक्यूल जो आपने रिप्लेस करके बनाया है, अगर उसमें क्लॉकवाइज रोटेशन आया तो R तो बोले, लेकिन R तो आपको नया वाला मॉलिक्यूल का हुआ ना, तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, आंसर S होगा। पास में आ रहा है, क्लॉकवाइज मतलब S बोलोगे जो आप रिप्लेस कर दोगे तो, ठीक है। और एंटी क्लॉकवाइज अगर आएगा तो वहाँ पे क्या बोलोगे, R कॉन्फ़िगरेशन बोलोगे। अब मैं आपको एग्जांपल देके समझाऊंगा, घबराओ नहीं। चलो, जैसे मान लो एक मॉलिक्यूल अपने पास में, यहाँ पे हो गया Cl, यहाँ हो गया OH, एक सॉलिड लाइन बनाया, सॉलिड लाइन के ऊपर में ये सॉलिड बॉन्ड हो गया, सॉलिड बॉन्ड पे अपने को है Br, और यहाँ पे हो गया डैश लाइन पे CH3, ठीक है। कायरल सेंटर के अराउंड देखो, यही कायरल कार्बन है, इसके अराउंड क्या है, 4 अलग अलग ग्रुप्स लगे हुए हैं। अब अपने को इसमें कॉन्फ़िगरेशन निकालना है, तो सबसे पहले आप प्रायोरिटी असाइन करो CIP रूल के अराउंड। तो Br क्या हो जाएगा 1, क्लोरीन हो जाएगा 2, ऑक्सीजन हो जाएगा 3 एंड कार्बन हो जाएगा 4। देखो अभी क्या हुआ, लीस्ट प्रायोरिटी कहाँ गया, ऑटोमेटिकली डैश लाइन पे। तो सिंपल क्या करना है, 1 से 2, 2 से 3, तो 1 से 2, 2 से 3 ऐसा रोटेशन है। दिस इज़ क्लॉकवाइज। और क्लॉकवाइज मैंने बोला था कि अगर क्लॉकवाइज है और मतलब केस 1 है ना, ये देखो ये केस 1 है, आप ध्यान दो। केस 1 क्या था, इफ़ लीस्ट प्रायोरिटी ग्रुप इज़ प्रेजेंट ऑन डैश लाइन, तो यही है। तो 1 से 2, 2 से 3 हमने चल दिया, क्लॉकवाइज मतलब R, एंटी क्लॉकवाइज मतलब S। तो ध्यान देंगे, तो यहाँ पे क्या है, क्लॉकवाइज हमारा रोटेशन आ रखा है, तो क्लॉकवाइज के लिए क्या बोल दोगे, दिस इज़ R कॉन्फ़िगरेशन, मतलब इस मॉलिक्यूल का कॉन्फ़िगरेशन क्या है, R है। क्लियर। चलिए एक और मॉलिक्यूल देखते हैं। CHO है, यहाँ पे COOH है, यहाँ पे OH है, ठीक है। दिस इज सॉलिड बॉन्ड, में डैश नहीं है, सॉलिड है OH, और यहाँ पे एक डैश लाइन पे बना रहे हैं H को। क्लियर, ध्यान देंगे। अब अगेन ये कायरल सेंटर है बीच में, इस कायरल सेंटर के अराउंड निकालना है। तो पहले आप देखो कि किसको प्रायोरिटी कैसे दोगे। तो ऑक्सीजन इज़ फर्स्ट प्रायोरिटी, ये वाला कार्बन है, उधर भी कार्बन है, लेकिन ऊपर वाला कार्बन जो है OOH है, आप एक्सपैंड करके देख लो, ऐसे कनेक्टेड है। और ये वाला OOO, ये CIP रूल में आपको पढ़ा चुका हूँ। तो सेकंड प्रायोरिटी ये हो गया, थर्ड इज CHO एंड फोर्थ इज हाइड्रोजन। तो अगेन अगर आप फोर्थ प्रायोरिटी देखोगे डैश लाइन पे है, तो क्या करना है, 1 2 3 चल दीजिए, 1 से 2, 2 से 3 की तरफ, करेक्ट। दिस इज एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन, और एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन और वो केस फर्स्ट का ही है, यानी फोर्थ प्रायोरिटी जो है डैश लाइन पे ही है, तो आप एंटी क्लॉकवाइज मतलब S कॉन्फ़िगरेशन कह दोगे मॉलिक्यूल का। तो इस तरीके से केस 1 के अकॉर्डिंग हम लोगों ने इसको सॉल्व कर लिया। क्लियर। अब चलते हैं केस 2 में, अगर नहीं आया तो क्या करेंगे, यानी डैश लाइन पे लीस्ट प्रायोरिटी नहीं है। चलिए जैसे आपको एक मॉलिक्यूल बनाते हैं, यह है CH3,
ये है COOH, ये है OH, सॉलिड लाइन पे H और डैश लाइन पे OH। ठीक है, ऐसा। तो यहाँ ध्यान देंगे तो इस कायरल सेंटर ये जो कायरल सेंटर है इसके अराउंड जो 4 बॉन्ड है इसको प्रायोरिटी देना स्टार्ट करते हैं। तो OH इज़ फर्स्ट, COH इज़ 2, CH3 इज़ 3 एंड फोर्थ इज़ हाइड्रोजन। इस बार अगर हम देखेंगे तो जो हाइड्रोजन है वो लीस्ट प्रायोरिटी है लेकिन डैश लाइन पे नहीं आया। तो हमें क्या करना पड़ेगा, अभी आप इसका कॉन्फ़िगरेशन नहीं निकालोगे, अभी आपको क्या करना है, जहाँ पे भी मतलब जिस भी बॉन्ड पे फोर्थ प्रायोरिटी गया है, यहाँ पे सॉलिड बॉन्ड पे गया है, उससे अब डैश लाइन में एक्सचेंज करोगे। क्यों, हमें एक्सचेंज करके लाना कहाँ है, डैश लाइन पे। किसको, फोर्थ प्रायोरिटी को। तो फोर्थ प्रायोरिटी इस बार सॉलिड लाइन पे है, सॉलिड बॉन्ड पे है, तो उसको हम डैश लाइन से एक्सचेंज कर देंगे। यानी एक्सचेंज करके यहाँ पे इंटरचेंज किया। अब इंटरचेंज करने के बाद ये मॉलिक्यूल कैसा हो जाएगा, ध्यान देंगे, CH3 COOH, यहाँ पे हो गया OH और यहाँ पे H। तो ये नॉर्मल है, देखो, प्रायोरिटी 1, प्रायोरिटी 2, प्रायोरिटी 3, प्रायोरिटी 4, अगेन आ गया ना डैश लाइन पे। तो 1 2 3 चलेंगे, चल देते हैं 1 2 3। तो 1 से 2, 2 से 3, ठीक है। ये बताओ, डैश लाइन पे ही है ना, तो डैश लाइन पे आता है तो 1 से 2, 2 से 3 चलते हैं। तो हम आंसर क्या बोलते हैं एंटी क्लॉकवाइज के लिए, ACW के लिए हम क्या बोल देते हैं, S बोल देते हैं। अब देख लो केस 1 देखो, आप केस 1 देखो पहले, इसमें केस 1 देखो क्या लिखा है, लीस्ट प्रायोरिटी कहाँ प्रेजेंट होता है, डैश लाइन पे। तो 1 2 3 चलते हैं, क्लॉकवाइज मतलब R और एंटी क्लॉकवाइज मतलब S। यही हम लोगों ने काम किया जो नया वाला मॉलिक्यूल बनाया उसके अंदर में। देखो जो सेकंड मॉलिक्यूल मैंने एक्सचेंज करके बनाया है इसके अंदर देखो डैश लाइन पे था फोर्थ प्रायोरिटी, तो एंटी क्लॉकवाइज मतलब S दे दिया। तो देखो वो इस मॉलिक्यूल के लिए क्या है, करेक्ट है। लेकिन हमसे इस मॉलिक्यूल का कॉन्फ़िगरेशन नहीं पूछा गया था, हमसे तो पहले वाले मॉलिक्यूल का कॉन्फ़िगरेशन पूछा गया था ना। ठीक है, तो हमेशा अगर आपका आंसर S आया है इस मॉलिक्यूल के लिए तो पुराने वाले मॉलिक्यूल का कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा, R। बात समझ में आ रहा है, कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा, R। तो आपका आंसर क्या होगा, R, मतलब इस वाले मॉलिक्यूल के लिए जो मैंने क्वेश्चन दिया था, ये इस वाले मॉलिक्यूल का कॉन्फ़िगरेशन क्या हो गया, R हो गया। अब इस चीज़ को समझते हैं क्यों हम कॉन्फ़िगरेशन उल्टा बोल रहे हैं, समझेंगे। कभी भी 1 और 3 और 5 इंटरचेंज होता है, इंटरचेंज, ठीक है। ये इंटरचेंज 1 3 5 मतलब ऑड इंटरचेंज, ठीक है, मतलब ये क्या 1 3 5 क्या है, ऑड है ना। ऑड इंटरचेंज में कॉन्फ़िगरेशन जो होता है, कॉन्फ़िगरेशन जो होता है वो क्या हो जाता है, इन्वर्ट, चेंज हो जाता है, ठीक है, पलट जाता है। और अगर जो इंटरचेंज कर रहे हैं, 2 इंटरचेंज किए या फिर 4 इंटरचेंज किए या फिर 6 इंटरचेंज किए, ठीक है, इंटरचेंज, ठीक है, तो कॉन्फ़िगरेशन जो रहता है वो रहता है सेम। लेकिन ध्यान रखना, ये जो मैं बात बोल रहा हूँ ये फॉर सेम कायरल कार्बन के लिए कह रहा हूँ। सेम ही कायरल कार्बन पे इतना इंटरचेंज होना चाहिए ग्रुप्स का। जैसे यहाँ पे अगर आप देखोगे तो मैंने ये जो मॉलिक्यूल A है, चलो मैं इसको मॉलिक्यूल A बोलता हूँ, और उसमें जो इंटरचेंज किया है मॉलिक्यूल B बोलता हूँ। तो मॉलिक्यूल A और B में कितने इंटरचेंज किए गए, बस एक इंटरचेंज किया गया है, HOH को ही इंटरचेंज किया है मैंने। तो एक इंटरचेंज का मतलब क्या हुआ, कॉन्फ़िगरेशन चेंज हो गया होगा। तो मुझे इस मॉलिक्यूल का तो नहीं पता था कॉन्फ़िगरेशन, तो मैंने इस मॉलिक्यूल का निकाल लिया, इस मॉलिक्यूल का मेरे को कॉन्फ़िगरेशन S आया। अगर S आया है और ये S कौन से मॉलिक्यूल का है जिसमें 1 इंटरचेंज हुआ है ना, तो अगर इस मॉलिक्यूल का S कॉन्फ़िगरेशन है तो इंटरचेंज किए बिना, मतलब 1 इंटरचेंज किए बिना कितना कॉन्फ़िगरेशन उसका क्या होता, R कॉन्फ़िगरेशन होता। तो इस बेसिस पे आंसर हमेशा किया जाता है कि आपका ऑड इंटरचेंज हुआ है या फिर इवन नंबर ऑफ इंटरचेंज हुआ है। ये बहुत बड़ी बात है, ध्यान रखना। एज एन कंपटीटर आपको ये बात पता होगा तो आप जल्दी क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे। क्लियर बात, ऑड और इवन इंटरचेंज पे। और भी क्वेश्चन कर लेते हैं 1-2। अब एक क्वेश्चन है AIEEE 2008 में पूछा हुआ है, थोड़ा ज़्यादा पुराना है लेकिन चलिए क्वेश्चन कर लेंगे। COOH, इधर पे भी लगा है COOH, यहाँ पे जो सॉलिड बॉन्ड है इस पे लगा है OH, इस पे जो डैश बॉन्ड है इस पे लगा हुआ है H, इधर पे जो डैश बॉन्ड है इस पे लगा है OH, और यहाँ जो सॉलिड बॉन्ड है उस पे लगा हुआ है H, ठीक है। अब इसमें कायरल सेंटर्स कितने हैं, अगर देखोगे तो ये भी एक कायरल सेंटर है। क्यों, देखो 3 बॉन्ड्स अलग अलग और इधर वाला एक पूरा ग्रुप अलग।
सिमिलरली ये भी एक कायरल सेंटर है क्योंकि इस पे 1 2 3 ग्रुप अलग और जो चौथा है वो ग्रुप अलग है। सॉरी क्लास। तो हमारे 2 कायरल सेंटर्स हैं, यानी दोनों कायरल सेंटर के अराउंड रोटेशन निकालना पड़ेगा। अब ये जो है दैट इज़ दी वेज डैश फार्मूला, ये आपका PYQ है, ध्यान रखना, इसको सॉल्व करेंगे हम लोग। PYQ है दैट इज़ ऑफ AIEEE 2008 का। क्लियर, देखते हैं अब इसके अराउंड कॉन्फ़िगरेशन निकालना। तो CIP रूल लगा दो। फर्स्ट प्रायोरिटी जाएगा इसको, ऑक्सीजन को। सेकंड प्रायोरिटी अगर हम देखते हैं तो ऊपर तीनों ऑक्सीजन है, हाँ, तो ये सेकंड प्रायोरिटी क्योंकि इधर भी कार्बन है लेकिन इधर कार्बन हाइड्रोजन से भी कनेक्टेड था। थर्ड प्रायोरिटी एंड फोर्थ प्रायोरिटी। फोर्थ प्रायोरिटी डैश लाइन पे ही है, तो चल दो 1 से 2, 2 से 3, देखो ऐसा चले हम। और फोर्थ लाइन पे क्लॉकवाइज मतलब क्या होता है, आर कॉन्फ़िगरेशन, यानी ये वाले मॉलिक्यूल में जो सेंटर है दैट इज़ आर कॉन्फ़िगरेशन। सिमिलरली हम इधर वाले कायरल सेंटर को चेक करेंगे। इसमें ये है फर्स्ट प्रायोरिटी, ये है सेकंड प्रायोरिटी, थर्ड इज़ दी दिस कार्बन। आप चेक कर लेना प्रायोरिटी, मुझे दिख रहा है तो मैं फटाफट कर रहा हूँ, ठीक है। अब 1 2 3 चलेंगे, 1 से 2, 2 से 3 नहीं चल सकते ना अभी। रीज़न इज़, अब ध्यान दो, इसमें रीज़न क्या है कि यहाँ पे जो डैश लाइन है उस पर लीस्ट प्रायोरिटी नहीं है, सॉलिड बॉन्ड पे चला गया है। तो आप क्या करोगे, यहाँ पे इंटरचेंज करोगे। इंटरचेंज करने पे ये जो ग्रुप है वो अब नए में, मैं दूसरा कलर यूज़ कर देता हूँ, इस पर नए में यहाँ पे OH आ जाएगा और यहाँ पे H आ जाएगा। क्लियर, तो ये हमारा फर्स्ट प्रायोरिटी हो जाएगा और ये हमारा फोर्थ प्रायोरिटी हो जाएगा। देखो फोर्थ प्रायोरिटी कहाँ चला गया, सेकंड तो सेकंड रहने वाला है, थर्ड थर्ड रहने वाला है, फोर्थ यहाँ चला गया डैश लाइन पे। अब 1 2 3 चल दो, तो ये रहा 1, ऊपर है 2 और इधर है 3। तो कैसा रोटेशन, देखो ऐसा रोटेशन मतलब एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज डैश लाइन पे क्या बोलते हो, S, लेकिन ये 1 एक्सचेंज के बाद किया है ना मैंने, ब्लू वाला जो बनाया एक्सचेंज करने के बाद ही तो निकाला ना 1 और 4। तो अगर ये ब्लू का जो रोटेशन मैंने लिखा हुआ है तो नए मॉलिक्यूल का हुआ, जब इंटरचेंज कर दिया है तो इसमें एंटी क्लॉकवाइज आ रहा है, यानी S, तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, R। पास में आ रहा है, दिस इज़ आर कॉन्फ़िगरेशन, यानी ये कार्बन भी आर कॉन्फ़िगरेशन है और ये कार्बन भी आर कॉन्फ़िगरेशन। कन्फ्यूजन नहीं रखना है इस चीज़ में, अब ध्यान रखना है, इसको आराम से बैठ के सॉल्व करोगे तो बहुत ईजिली सॉल्व कर पाओगे। मैंने दोनों केसेस इसका डिस्कस कर दिया है। अब मैं आपको एक और चीज़ सिखा देता हूँ। कई बार क्या होता है कि बच्चे ना एग्जामिनेशन में ये इतना कॉन्फ़िगरेशंस, वेज डैश और फिजर प्रोजेक्शन भूल जाते हैं। तो वैसे भी हम सॉल्व कर सकते हैं कि मान लीजिए कि आप वेज डैश प्रोजेक्शन में भूल गए कैसे क्या करना था, तो आप क्या करो कि वेज डैश प्रोजेक्शन को आप किस में कन्वर्ट कर दो, फिशर प्रोजेक्शन के अंदर में, ठीक है। चलिए, तो आपको मैं एक चीज़ बता देता हूँ, कन्वर्जन ऑफ वेज डैश प्रोजेक्शन इनटू फिशर प्रोजेक्शन। क्लियर बात, आपको कैसे कन्वर्ट करना है वेज डैश को फिशर के अंदर में। जैसे मान लीजिए आपको एक मॉलिक्यूल दिया हुआ है लाइक दिस, ClOH, COOH और यहाँ पे एक जो है सॉलिड बॉन्ड जिसके ऊपर में हम लगा देंगे Br, इसके ऊपर में लगाओ Br। अगर आप मान लो कि इसके अराउंड कॉन्फ़िगरेशन निकालना भूल गए हो कि कैसे निकालते हैं, तो दिस इज़ तो वेज डैश वाला बात, वेज डैश प्रोजेक्शन है, इसको आप कन्वर्ट कर लेना फिशर में, अगर आपको फिशर का याद है तो, कि फिशर में कैसे निकालते हैं। तो क्या करेंगे, इसको क्या करना है ध्यान से सुन लो। आपको ध्यान देना है ये जो इन द प्लेन है बॉन्ड, वर्टिकल नहीं हॉरिजॉन्टल वाला, आप देखो कि वो राइट हैंड पे है आपके कि लेफ्ट हैंड पे है। फिलहाल मुझे जो OH है यही है इन द प्लेन और वो राइट हैंड पे दिख रहा है, तो मैं लिख देता हूँ, इफ़ इन द प्लेन horizontal bond is on right hand side, right hand side पे है, then in Fisher projection dash line, in Fisher projection dash line कंपाउंड, या फिर डैश लाइन ग्रुप बोलना चाहिए, डैश लाइन ग्रुप विल बी ऑन
लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है, और वाइस वर्सा। मैंने क्या बोला कि अगर आपका जो इन द प्लेन हॉरिजॉन्टल लाइन है, अगर आपको राइट हैंड पे दिख रहा है, ये मेरे OH अभी फिलहाल कहाँ है, राइट हैंड पे, जो डैश लाइन वाला है वो आपको लेफ्ट हैंड पे बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो अब क्या करो, आराम से इसको कैसे कन्वर्ट करेंगे, आप वर्टिकल लाइन बनाओ, हॉरिजॉन्टल लाइन बनाओ। देखो जो इन दी प्लेन बॉन्ड्स है उसको एकदम प्रॉपर बना दो। CL जैसे ऊपर पे है, CL ऊपर रख देंगे, OH आपका यहाँ है, OH को नीचे, मतलब इन दी प्लेन वाले को वैसे ही रख दो। अब COH को कहाँ रखना है, लेफ्ट या राइट, वो डिसाइड करेगा OH। OH कहाँ है, मेरे राइट हैंड पे, तो COH किधर आ जाएगा, लेफ्ट हैंड पे, तो COOH इधर जाएगा और यहाँ पे अपने को Br लग जाएगा, ठीक है। तो आप इसका कॉन्फ़िगरेशन निकाल लो, जो कॉन्फ़िगरेशन इस मॉलिक्यूल का आएगा वही मॉलिक्यूल आपका, वही कॉन्फ़िगरेशन इस मॉलिक्यूल का आएगा। फटाफट चलो चेक कर लेते हैं। फर्स्ट प्रायोरिटी क्या हो जाएगा, Br का, सेकेंड प्रायोरिटी क्लोरीन का, थर्ड प्रायोरिटी थर्ड प्रायोरिटी इज़ ऑक्सीजन एंड फोर्थ प्रायोरिटी इज़ COH, कार्बन। 1 2 3 चलना है, 1 से 2, 2 से 3, तो देखो 1 से 2, 2 से 3 गए, लेकिन इस बार ये हॉरिजॉन्टल लाइन है। अगर आपको नोट्स याद है जस्ट मैंने पढ़ाया है, एंटी क्लॉकवाइज इन दी हॉरिजॉन्टल लाइन इज, मतलब यहाँ पे एंटी क्लॉकवाइज है ना, तो ACW यानी एंटी क्लॉकवाइज ऑन दी हॉरिजॉन्टल लाइन इज R नॉट S। वर्टिकल लाइन पे एंटी क्लॉकवाइज मतलब S और हॉरिजॉन्टल लाइन पे एंटी क्लॉकवाइज मतलब R हो गया। तो इस मॉलिक्यूल का कॉन्फ़िगरेशन R है। तो अगर आपने इस मॉलिक्यूल का कॉन्फ़िगरेशन R निकाल लिया, वो तो आपने इसी मॉलिक्यूल से बनाया ना, बस वेज डैश को ऐसे फिशर में बना दिया है। इसका मतलब इसका भी आंसर क्या आना चाहिए, R ही आएगा। चलो ये भी चेक कर लेते हैं कि हमें रूल तो याद ही है। चलो क्या करना है, सबसे पहले हम प्रायोरिटी लगाते हैं, असाइन करते हैं। तो फर्स्ट प्रायोरिटी कौन जाएगा, Br फर्स्ट, सेकेंड प्रायोरिटी इज़ क्लोरीन, थर्ड प्रायोरिटी इज़ ऑक्सीजन एंड फोर्थ प्रायोरिटी इज़ COH, करेक्ट। अब देखो चलना कैसे है, लीस्ट प्रायोरिटी तो कहाँ आ रहा है, डैश लाइन पे है, तो सीधा चल दो 1 से 2, 2 से 3, दिस इज़ क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज अगर डैश लाइन पे होता है तो क्लॉकवाइज को हम लोग क्या बोलते हैं, R। तो देखो हमारा ऐसे भी आंसर R आया और ऐसे भी हम लोगों ने निकाला था तो भी कॉन्फ़िगरेशन क्या आया, R आया। तो ध्यान रखना कि आप कैसे कन्वर्ट कर रहे हो वेज डैश प्रोजेक्शन को फिशर प्रोजेक्शन में, ये बात का आपको एकदम प्रॉपरली ध्यान रखना है। और आप मान लो कि वेज डैश प्रोजेक्शन का भूल गए कैसे कॉन्फ़िगरेशन निकाला जाता है, तो फिशर प्रोजेक्शन में भी कन्वर्ट करके आप आराम से निकाल सकते हो। जो प्रोजेक्शन आएगा फिशर प्रोजेक्शन का वही आपका वेज डैश प्रोजेक्शन का भी आंसर आएगा। एक क्वेश्चन और आपको करा देता हूँ जहाँ पे कन्वर्ट कर रहे होंगे हम। OH Cl, सॉलिड बॉन्ड पे हम लगा देते हैं Br और इस पे लगा दिया आयोडीन। क्लियर। चलिए इस मॉलिक्यूल का इस बार हमें कॉन्फ़िगरेशन निकालना है। तो सबसे पहले इसको क्या करते हैं हम, मैं भूल गया हूँ कि कैसे कॉन्फ़िगरेशन निकाला जाता है वेज डैश में, तो मैं इसको कन्वर्ट कर लूँगा। कन्वर्ट कैसे, पहले जो नॉर्मल लाइंस है जो बोर्ड पे है यानी इन द प्लेन है उसको वर्टिकल लाइन पे डाल दिया, CL ऊपर है तो CL ऊपर, OH है नीचे। क्लियर। अब देखो ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन है इन दी प्लेन, ये मेरे को इस बार लेफ्ट हैंड पे दिख रहा है, लेफ्ट हैंड पे है, तो इसका मतलब जो डैश लाइन वाला होगा वो राइट हैंड पे चला जाएगा, यानी यहाँ पे आयोडीन आएगा और यहाँ पे अपने को OH आएगा। मैंने कन्वर्ट कर दिया। अब इसका कॉन्फ़िगरेशन निकाल देते हैं फटाफट। तो सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी आयोडीन, सेकंड प्रायोरिटी इज़ क्लोरीन, थर्ड प्रायोरिटी इज़ ऑक्सीजन। जब दो OH है क्या, मैंने कुछ गलती कर दिया, OH नहीं, देखो वापस से देखो Cl और OH को हमने डाल दिया था, अब आयोडीन उधर डाला है तो ब्रोमीन होगा ना यहाँ पे, दिस इज़ ब्रोमीन, वापस से प्रायोरिटी लगाना पड़ेगा। तो देखो आयोडीन इधर हो गया, ब्रोमीन यहाँ हो गया, क्लोरीन थर्ड नंबर पे हो गया, ऑक्सीजन यहाँ हो गया। कन्फ्यूज़न नहीं रखना भाई, देख लो मैंने क्या बोला था कि जो इन द प्लेन है उनको वर्टिकल लाइन पे डाल दिया, Cl ऊपर है ऊपर डाल दिया, OH नीचे है नीचे डाल दिया। अब Br और I में हमने देखा तो मैंने देखा कि OH जो है हॉरिजॉन्टल लाइन इन द प्लेन वाला वो मेरे लेफ्ट हैंड पे है, तो जो डैश लाइन होगा वो उल्टे साइड पे यानी आयोडीन राइट हैंड पे चला गया, आयोडीन राइट हैंड पे तो Br इधर हो गया। ठीक है, चलो प्रायोरिटी दे दिया है हम लोगों ने। कैलकुलेट करते हैं 1 से 2, 2 से 3, यानी ये कुछ रोटेशन ऐसा है, दिस इज़ क्लॉकवाइज और ये वर्टिकल लाइन पे है, तो अपने कॉन्फ़िगरेशन क्या आ गया, R। ठीक है, क्लॉकवाइज इन दी वर्टिकल लाइन इज़ R। चलो अब इस मॉलिक्यूल का भी हम लोग चेक कर लेते हैं, इसका कॉन्फ़िगरेशन R ही आएगा। चलो प्रायोरिटी लगाएंगे, अपने को है आयोडीन इज़ 1, ब्रोमीन इज़ 2, क्लोरीन इज़ 3 एंड OH इज़ 4th। ठीक है, 4 प्रायोरिटी लग गया, लेकिन इस बार 4th प्रायोरिटी अपने को आयोडीन पे नहीं आया, यानी सॉरी डैश लाइन पे नहीं आया है, तो आयोडीन के साथ एक्सचेंज कर दो। क्यों, आयोडीन डैश लाइन पे है, एक्सचेंज किया। चलो मैं नया कलर यूज़ कर लेता हूँ और इसके अंदर में देखेंगे फटाफट। तो इस बार हाइड्रोजन OH जो है यहाँ पे चला गया है और आयोडीन जो है यहाँ पे आ गया है। आयोडीन यहाँ आने का मतलब यहाँ पे नंबर 1 हो गया, ये हो गया नंबर 4th।
दिस इज़ नंबर 4। 1 से 2, 2 से 3 चलो, क्योंकि अब देखो फोर्थ नंबर कहाँ आ गया, डैश लाइन पे आ गया ना, तो चलेंगे 1 से 2, 2 से 3, तो 1 2 3 ऐसा हो जाएगा। देखो अब ब्लू वाला 1 यहाँ है, 2 यहाँ है, 3 यहाँ है, एंटी क्लॉकवाइज। तो नया वाला मॉलिक्यूल यानी जब हमने एक्सचेंज कर दिया है तो नया वाले मॉलिक्यूल का कॉन्फ़िगरेशन आ रहा है एंटी क्लॉकवाइज, और डैश लाइन पे ही तो रखा हुआ है ना OH, तो एंटी क्लॉकवाइज के लिए हो गया S। क्लियर। तो ये तो नए वाले मॉलिक्यूल का हुआ। तो पुराने रियल मॉलिक्यूल का जब एक्सचेंज नहीं करते यानी रियल मॉलिक्यूल का कॉन्फ़िगरेशन क्या आएगा, R आ जाएगा। और हम लोगों ने पहले यहाँ पे भी क्या निकाला हुआ है, R कॉन्फ़िगरेशन। आई होप आपको जो कन्वर्जन मैंने बताया है समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब जा रहे हैं लास्ट टॉपिक आज के लिए, क्योंकि मुझे लगता है कि थोड़ा टाइम भी ज़्यादा हो गया है और नेक्स्ट क्लास में आपको रिलेशनशिप बिटवीन स्टीरियोमर्स पढ़ाऊँगा। चलिए आज के लास्ट टॉपिक पे आते हैं, नंबर ऑफ़ एक्सचेंज वाली बात करेंगे। देखिए मैंने आपको बोला था कि अगर इवन एक्सचेंज होगा, इवन एक्सचेंज पे कॉन्फ़िगरेशन क्या रह जाता है, सेम। और अगर ऑड एक्सचेंज होगा, कायरल कार्बन कह रहा हूँ, एक ही कायरल कार्बन होना चाहिए, ध्यान रखना है। एक्सचेंज जो कर रहे हैं ऑड अगर करोगे तो कॉन्फ़िगरेशन जो होगा इन्वर्ट हो जाएगा, चेंज कर जाएगा। लेकिन ध्यान रखना एक ही कायरल कार्बन कह रहा हूँ, बार बार ये बात बोल रहा हूँ। जैसे चलो ये मैंने एक मॉलिक्यूल बनाया, ठीक है, चलो यहाँ पे मैंने लगाया Cl, यहाँ लगा दिया Br, यहाँ लगा दिया आयोडीन और यहाँ लगा दिया फ्लोरीन। क्लियर। अब मैं क्या कर रहा हूँ, एक और मॉलिक्यूल बना रहा हूँ जिसमें इस मॉलिक्यूल में क्या कर रहे हैं, क्लोरीन और आयोडीन का पोजीशन चेंज कर देता हूँ। आयोडीन यहाँ चला गया, क्लोरीन यहाँ चला गया, फ्लोरीन वैसे ही है और ब्रोमीन ऐसे ही है। क्लियर। चलो एक और मैं मॉलिक्यूल बना रहा हूँ, इस बार मैंने आयोडीन और क्लोरीन जो है वैसे ही कर रख दिया, और अब फ्लोरीन और ब्रोमीन को भी चेंज करते हैं। ब्रोमीन यहाँ आ गया और फ्लोरीन यहाँ आ गया। करेक्ट, ये 3 मॉलिक्यूल्स हैं। अब कॉन्फ़िगरेशन निकाल लेते हैं। पहले वाले मॉलिक्यूल का कॉन्फ़िगरेशन क्या है वो निकालते हैं। देखो प्रायोरिटी डिसाइड करो, फर्स्ट प्रायोरिटी, सेकंड इज़ ब्रोमीन, थर्ड इज़ क्लोरीन एंड फोर्थ इज़ फ्लोरीन। हॉरिजॉन्टल लाइन 1 2 3 चलो, 1 2 3, दिस इज़ क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज और ऑन दी हॉरिजॉन्टल लाइन इज़ S कॉन्फ़िगरेशन, यानी इस मॉलिक्यूल का कॉन्फ़िगरेशन S है। तो मैं आपको पहले ही बता दूं सेकंड मॉलिक्यूल का कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, सेकंड मॉलिक्यूल का कॉन्फ़िगरेशन R होगा, थर्ड मॉलिक्यूल का कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, S होगा। अब ये कैसे आ रहा है ध्यान देंगे। मैंने क्या किया, मॉलिक्यूल नंबर A, मॉलिक्यूल नंबर B, मॉलिक्यूल नंबर C में क्या डिफरेंस है। देखो मॉलिक्यूल A और B में अगर देखा जाए तो मॉलिक्यूल A और B में मैंने सिर्फ क्या किया, आयोडीन और क्लोरीन का पोजीशन एक्सचेंज किया हुआ। अगर ध्यान दो तो फ्लोरीन और ब्रोमीन वैसा ही है जैसा पहले मॉलिक्यूल में, यानी मॉलिक्यूल ए में देखो फ्लोरीन ब्रोमीन एक जगह है, सिर्फ क्लोरीन और आयोडीन का पोजीशन चेंज किया, यानी 1 एक्सचेंज। और मैंने बोला 1 एक्सचेंज दैट इज़ ऑड एक्सचेंज के अंदर में कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाता है, इन्वर्ट चेंज। तो अगर इसका कॉन्फ़िगरेशन S हम लोगों ने निकाला है तो इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या आएगा, R ही आएगा। अभी चेक भी कर लेंगे हम लोग, ठीक है। उसी तरीके से अब थर्ड मॉलिक्यूल को देखो, मॉलिक्यूल नंबर C। मॉलिक्यूल नंबर C और A में क्या रिलेशन है, तो देखो पहले देखो तो क्लोरीन और आयोडीन का पोजीशन चेंज है, यानी ये एक्सचेंज भी हुआ है। फर्स्ट मॉलिक्यूल से मैं कंपेयर कर रहा हूँ, सेकंड से नहीं, ठीक है। और सेकंड और जो Br है और फ्लोरीन है उनका भी पोजीशन चेंज किया गया है। देख रहे हो, फ्लोरीन यहाँ था, ब्रोमीन नीचे था, लेकिन यहाँ ब्रोमीन यहाँ हो गया, फ्लोरीन नीचे चला गया। तो A और C मॉलिक्यूल्स जो है उनमें 2 एक्सचेंज हुआ है। 2 एक्सचेंज इज दैट इज़ इवन एक्सचेंज। इवन एक्सचेंज मतलब कॉन्फ़िगरेशन सेम। तो पहले वाले कॉन्फ़िगरेशन S आ रखा है, हम लोगों ने कैलकुलेट किया हुआ है, तो लास्ट वाले का भी कॉन्फ़िगरेशन क्या आएगा, S ही आएगा। लेकिन मैंने जो भी चेंजेस करे हैं वो सिर्फ एक ही कायरल सेंटर के अराउंड ग्रुप्स को इधर उधर चेंज किया है, तो ये बात निकलता है। तो ध्यान रखना कि ग्रुप्स चेंज करो लेकिन हमेशा एक कायरल सेंटर के अराउंड चेंज करोगे तो ही ये इवन ऑड सिस्टम लगाना, नहीं तो फिर अलग अलग कायरल सेंटर्स के अराउंड देख लेना कितना एक्सचेंज है, उसके अकॉर्डिंग आंसर आएगा। अब एक बार चेक कर लेते हैं। मैंने पहले ही बता दिया इसका कॉन्फ़िगरेशन R आना चाहिए, इसका S आना चाहिए। अब सही है कि नहीं एक बार चेक करते हैं। फर्स्ट प्रायोरिटी इज़ आयोडीन, सेकंड इज़ ब्रोमीन, थर्ड इज़ क्लोरीन एंड फोर्थ इज़ फ्लोरीन। क्लियर। चलो 1 से 2, 2 से 3 चलना है इस बार, 1 से 2, 2 से 3। और इस बार जो लीस्ट प्रायोरिटी है वो हॉरिजॉन्टल लाइन पे है, एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज हॉरिजॉन्टल लाइन इज़ R कॉन्फ़िगरेशन। अब देख लो नोट्स पर करके, पीछे जाके मैंने बता रखा है। R हम लोगों ने पहले बोला भी था और R ही आ रहा है इसका कॉन्फ़िगरेशन। क्यों, हमने एक एक्सचेंज किया है, दैट इज़ ऑड एक्सचेंज अराउंड अ कायरल सेंटर। यहाँ चेक करेंगे तो फर्स्ट प्रायोरिटी इज़ आयोडीन, सेकंड इज़ ब्रोमीन, थर्ड इज़ क्लोरीन एंड फोर्थ इज़ फ्लोरीन। तो हम चलते हैं 1 से 2, 2 से 3, 1 से 2, 2 से 3। तो देखो दिस इज़ क्लॉकवाइज रोटेशन, सॉरी एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन,
क्लॉकवाइज नहीं है ना, दिस इज एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन, और एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन वर्टिकल लाइन पे एस होता है, तो इसका कॉन्फिगरेशन क्या आया एस। तो इवन नंबर अगर आप मॉलिक्यूल को ए को और सी को कंपेयर करोगे, इवन एक्सचेंज हुआ है, इवन ऑफ एक्सचेंज में हमारा दोनों कॉन्फिगरेशन एस एस ही आया है। ए और बी को चेक करो, तो ए और बी में अगर आप चेक करोगे तो एक ही एक्सचेंज हुआ है, ऑड एक्सचेंज। ऑड एक्सचेंज से पहले वाले का एस है, तो दूसरे वाले का क्या आया हुआ आर। अब चलो बी और सी को भी एक बार चेक कर लेते हैं क्या रिलेशन है। तो बी और सी में आप देख रहे हो एक का कॉन्फिगरेशन आर है तो दूसरे का एस है, क्यों है वो चेक करते हैं क्या चेंजेस है। तो देखो इसमें मॉलिक्यूल नंबर बी और सी में आयोडीन और क्लोरीन जैसे यहाँ है वैसे ही यहाँ है, मतलब इसमें एक्सचेंज नहीं है। फ्लोरीन और ब्रोमीन का पोजीशन एक्सचेंज किया है, यानी एक एक्सचेंज हुआ है इसके अंदर में, तो कॉन्फ़िगरेशन उल्टा होना ही था। तो वन एक्सचेंज में बी और सी में वन एक्सचेंज हुआ है, यानी ऑड एक्सचेंज। ऑड एक्सचेंज की वजह से इसका कॉन्फ़िगरेशन आर है, तो दूसरे का क्या आया हुआ है एस। सो क्लास मैंने आपको बहुत सारी चीज़ें बता दी हैं, कॉन्फ़िगरेशंस वगैरह। देखिए बैटरी भी डाउन हो गया है इसका। सो आपको मैंने कॉन्फ़िगरेशंस वगैरह निकालना बता दिया है। अगर आपको कोई भी कन्फ्यूज़न है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शंस के अंदर में, या फिर जहाँ पे भी आप पूछना चाहो, या फिर टेलीग्राम चैनल के अंदर में, या फिर आप हमारे व्हाट्सएप पे भी मैसेज कर सकते हैं। सो गाइस, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो डू लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल, दैट इज़ गो फॉर एजुकेशन फॉर नीट एंड जेई। और अगले लेक्चर में हम बात करने वाले हैं डिफरेंट रिलेशंस ऑफ दी स्टीरियो आइसोमर्स के बारे में, और ओआई को हम लेक्चर नंबर 4 के अंदर में ख़त्म ही कर देंगे। सो गाइस चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, बाय बाय।